तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज जो क्लास स्टार्ट करना है हम लोग को, जिससे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर है चैप्टर 16 आपके बुक का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स, है ना। कुछ बच्चों को बुक, डीएवी वाले बच्चे जो हैं उनके बुक में ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स के नाम से। तो सबसे पहले तो देखो, एक चीज हम रिमाइंड करा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने सबसे पहली बार ना क्लास 6 में पढ़ा था, जहां पे आपने जाना था दैट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो ध्यान दो। चैप्टर 16 है हम लोग का, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट्स। क्लास 6 में आपने सबसे पहली बार पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहां पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन जाना, और आपने ये जाना दैट इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं, बस एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। साथ ही साथ आपने ये भी जाना था क्लास 6 में कि इसकी मदद से हम लोग अपने जीवन को कैसे आसान बनाते हैं। आज हमारे लाइफ में एक काफी मेजर रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आप सुबह उठते हो, अलार्म क्लॉक, आजकल हमारे अलार्म क्लॉक्स डिजिटल होते हैं, है ना, स्मार्टफोन के थ्रू बजते हैं, तो वहां भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। हमारे घर पे जो वॉचेज हैं, वो चाहे स्मार्ट वॉच हो, रिस्ट वॉच हो, डिजिटल वॉच हो, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इलेक्ट्रिक लाइट के लिए आप बल्ब का यूज करते हो, है ना। रूम को ठंडा रखने के लिए आप फैन का यूज करते हो, कूलर्स का यूज करते हो, एसीज का यूज करते हो। ठंड के मौसम में आपको जब रूम के टेम्परेचर को बढ़ा के रखना है तो आप ब्लोवर्स का यूज करते हो। खाना बनाने के लिए आप इंडक्शन का यूज करते हो, है ना, जो इंडक्शन चूल्हा आता है। और भी कई सारे ऐसे अप्लायंसेज हैं जिनको आप यूज करते हो। मोबाइल फोन्स बिल्कुल चार्ज करने के लिए तो हम लोग को जरूरत पड़ता है ना इलेक्ट्रिसिटी की। ये ऐसे कुछ गैजेट्स हैं ना जिनके बिना आप आज अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऐसा है कि आप इनके बिना एक दिन भी काफी मुश्किल से रह पाते हो। आज आपको पानी भी चाहिए ना, तो आपके घर पे एक आरओ लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। मोटर लगा हुआ है जिसके चलने से ही पानी आ रहा है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। सो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, आज इसी चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के एक्चुअल डेफिनेशन को, है ना। क्लास 6 में जो आपने पढ़ा था वो नहीं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज in a closed circuit from positive terminal to negative terminal is known as इलेक्ट्रिसिटी। ये बात हम लोग जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जब एक क्लोज्ड सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ निगेटिव टर्मिनल तक जो चार्ज फ्लो करे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की बात आई, इसमें एक नाम आया सर्किट। तो सर्किट को भी समझ लेते हैं। द complete arrangement of various electrical substances which allows electricity, या which allows electric current to flow। कई सारे इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस से मिलके जो एक हमारा अरेंजमेंट प्रिपेयर होता है, जिसके कारण करंट फ्लो हो पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम लोग बना के देखें,
तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं सेल या फिर बैटरी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बैटरी बना रहे हैं क्योंकि मल्टीपल सेल्स का यूज कर रहे हैं हम लोग। बड़ी वाली लाइन यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, छोटी वाली लाइन जो है वो निगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, जिसके लिए हम लोग सेल या बैटरी का यूज करते हैं। दूसरा, स्विच लगाते हैं हम लोग, की जिसको कहा जाता है। जो स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रही हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं ये, ठीक है। और फिर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस में आप कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा लो। सिंपल सर्किट दिखाने के लिए हम लोग बल्ब्स का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक सर्किट जो है प्रिपेयर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एटलीस्ट इतनी चीजें होनी चाहिए, तब जाकर एक सर्किट हम लोग कंप्लीट मानते हैं, तभी जाकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी। अच्छा, अभी ये जो स्विच का पोजीशन है ये ऑफ मोड है, इसको हम लोग ओपन भी कहते हैं, ठीक है। क्लोज वाला भी देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो होगी जब स्विच ऑन होगा। इस वाले सर्किट में हम लोग स्विच को ऑन करके देखेंगे। ठीक है, चल ध्यान दो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, ये वाला जो मोड है इसको ऑन या फिर क्लोज कहते हैं। क्लोज्ड सर्किट और स्विच ऑन मोड। यहाँ ओपन सर्किट और स्विच ऑफ मोड है, ठीक है। तो जैसे ही क्लोज्ड सर्किट बनता है, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट होता है, इस तरीके से जाते हुए। रेजिस्टेंस हमारा यहाँ बल्ब है, तो बल्ब डेफिनेटली यहाँ ग्लो करेगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऐसे आती हुई निगेटिव टर्मिनल तक आएगी, है ना। तब जाके करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली बात होगी। अब हालांकि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, पर फिर भी हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपको याद दिलाने के लिए और उनके सिंबल्स के बारे में जान लेंगे, है ना। इससे दो फायदे होंगे कि आपको पिछले सेशन की चीजें याद आ जाएंगी, और दूसरा ये होगा कि आप क्लास में थोड़ा बोर फील नहीं करोगे। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या फिर सिंबल्स की अगर हम लोग बात कर लें, तो सबसे पहले मान लो आपको कंडक्टिंग वायर दिखाना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कंडक्टिव वायर सबसे आसान काम है। क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइंस से दिखा देते हैं, है ना। बस स्ट्रेट लाइन से आप दिखा दो, कंडक्टिंग वायर्स बन गए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेल दिखाना है आपको, सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे दिखाएंगे जहां बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी अगर दिखानी है आपको तो क्या करेंगे बच्चे, इस तरीके से मल्टीपल सेल्स दिखाएंगे, है ना। और कोई अगर पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अ बैटरी, तो सिंगल सेल इज अ सेल which have only one positive terminal and only one negative terminal is a cell. Battery is the combination of cells, है ना। ये बहुत कुछ टफ काम नहीं है, ये हमने क्या किया रहा है कि सेल्स को कंबाइन कर दिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से जो बनता है वो है बैटरी, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम लोग जनरली इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं बनाना चाह रहे हो, आप थोड़ा और अच्छे से बनाना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से करके ऐसे बनाओ, ठीक है। फिर ऊपर से ऐसे करके कनेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको मोटा करके दिखाना, तो आप इस तरीके से करके दिखा सकते हो, ठीक है। बल्ब को ग्लो कराते हुए दिखाना है, तो इस तरीके से करके लाइट दिखा दो जैसे सूरज में दिखाते हो, है ना। तो हो जाएगा कि भाई बल्ब ग्लो कर रहा है। ऑफ मोड में दिखाना है तो ऐसे छोड़ देंगे, ग्लो करते हुए दिखाना है तो इसमें भी बना देंगे इस तरीके से लाइट। तो ये एक क्लियर चीजें हो जाती हैं, डायग्राम आप जब भी बनाओगे सर्किट का तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि हाँ बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सिंस आप
स्टैंडर्ड 8 में हो तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी जान लेना चाहिए। रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने में जो रुकावट आती है उसी को कहते हैं। हालांकि हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में किसी न किसी तरीके का रेजिस्टेंस होता ही है, इनफैक्ट कंडक्टिंग वायर्स में भी रेजिस्टेंस होता है, बट जब रेजिस्टेंस को एक्चुअली दिखाना हो तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। इसके अलावा देखो बच्चे, कुछ और चीजें हैं लाइक एमीटर, जो कि मेजर करता है कि किसी भी सर्किट में करंट कितना है, उसको इस तरीके से दिखाते हैं, बीच में ए लिख देते हैं हम लोग। और एक आता है हमारा वोल्ट मीटर, इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, बीच में वी लिख देते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कंटिन्यू करें इसको, तो कनेक्टिंग वायर्स आती हैं। मान लो कनेक्टिंग वायर्स दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो बड़ा आसान है। मान लो ये एक वायर है, ठीक है, और इससे ये एक वायर है, ऐसे आई है, और यहाँ कनेक्ट की है, तो इस तरीके से यहाँ डॉट दिखा दूंगा, जिससे ये समझ में आता है कि वायर्स यहाँ पे कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, एक होता है कि इंटरसेक्टिंग वायर्स है, इंटरसेक्टिंग बट नॉट कनेक्टिंग वायर्स, एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही है बट ये वायर्स एक दूसरे में कनेक्ट नहीं है। अब देखो, जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूज होना रहा है वो समझ लो, मैं रुको दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जैसे देखो ये मेरे माउस में का ये एक वायर है बच्चे, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई दूसरी एक वायर लेके जाऊं, सपोज ये एक वायर है, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं तो देखो ये इंटरसेक्ट तो कर रही है यहाँ पे, बट चूंकि इनके ऊपर एक केबल लगा हुआ है इसके कारण एक्चुअल में वायर्स कनेक्ट नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक वाली वायर से जो करंट पास हो रहा है वो व्हाइट वाली में जाने लगे, व्हाइट वाली का करंट ब्लैक में आने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाना है आपको सर्किट डायग्राम में, ठीक है, कि भाई वायर्स जो है वो क्रॉस तो कर रही हैं बट कनेक्टेड नहीं है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, एक वायर तो ऐसे दिखा देंगे, ये वाला आसान है। सेकेंड वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ऊपर हमने बनाया ना वैसे ही बनाते हैं, बस थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, जहां हमने डॉट दे रखा है वहां पे, ठीक है, और उसी को समझना है, उसी को आप ध्यान से समझ जाओगे ना, आपका प्रॉब्लम जो है इंटरसेक्टिंग बट नॉट कनेक्टिंग वायर्स वाला दूर हो जाएगा। यहाँ तक एकदम ऐसे ले आएंगे, यहाँ के बाद में इसको ऐसे उठा देंगे, ठीक है, और फिर ऐसे ले आएंगे। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि नहीं, वायर्स क्रॉस तो कर रही हैं बट कनेक्टेड नहीं है। देखो हम कलर चेंज करके बना देते हैं, शायद आपको और अच्छे से दिखने लगे, दो वायर्स को दो कलर से, ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि वायर्स कनेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद देखो स्विचेज को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, तो स्विचेज के लिए दो मोड आता है ना, एक आएगा स्विच ऑन मोड, इसके लिए हम लोग देखो एक तो सिंबल ये है जिसमें देखो ये डॉट्स जो है ये चिपके रहेंगे, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे डॉट्स जो है वो चिपके रहेंगे, कोई खाली जगह नहीं रहेगी यहाँ एरो के पास। या फिर एक तरीका है हमारा इस तरीके से करके दिखाने का, बीच में एक डॉट देते हैं तो मतलब स्विच जो है वो ऑन मोड में है। ऑफ मोड अगर हमें दिखाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी ब्लैंक दिखाएंगे, है ना, बीच में एकदम क्लियर खाली जगह दिखनी चाहिए बच्चे, ठीक है, इस बात का ध्यान दो, एकदम क्लियर, ऐसा नहीं कि सर हम ऑफ मोड में बनाए थे, वो गलती से सट गया, गलती से सट गया तो ऑन हो गया, ठीक है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बीच में डॉट नहीं लगेगा, तो ये ऑफ मोड की स्विचेज होगी, ठीक है। इसके अलावा देखो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी पढ़ना होता है, बट आपको जरूरत पड़ेगा नहीं उसका, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग रियोस्टेट भी कहते हैं, RHEOSTAT। रियोस्टेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस ऐसे बना देते हैं और इसके ऊपर से इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, सो रियोस्टेट बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में,
ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट तो बन गई, बट जो सब्सटेंसेज हैं वो सारी सब्सटेंसेज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाती। ठीक है, इसलिए जो सब्सटेंसेज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराती हैं, जिन सब्सटेंसेज से होता हुआ, जिन मटेरियल से होता हुआ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, पास कर जाती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर्स, है ना? तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द सब्सटेंसेज which allows electricity to pass through it, to pass through it is known as conductor. Yeah, actually ना, हाँ, the substances which, द सब्सटेंस कर लेते हैं हम लोग, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, है ना? नहीं तो फिर ये वीडियो अगर पोस्ट होगी कहीं तो फिर लोग कमेंट करेंगे सर का ग्रामर गलत है। द सब्सटेंस which allows electricity to pass through it is known as conductor। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर बात कर लें हम लोग, तो देखो, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आप जान रहे हो ये सब कुछ कंडक्टर वायर्स में यूज होता है। सिल्वर इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो ये देखो, ये क्या है? ये सारे के सारे सॉलिड है, और जनरली जितने भी कंडक्टर्स का हम लोग नाम लेते हैं ना, वो सॉलिड्स आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। काफी सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। तो कौन कौन से लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं? एक तो देख लो बच्चे, टैप वाटर की अगर हम लोग बात करें, तो टैप वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास तो कराएगा, बट उतने अच्छे से पास नहीं करा पाता है ना? इसी में अगर थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दो, है ना, तो सॉल्टेड वाटर या सलाइन वाटर जो होता है वो काफी अच्छा कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आप किसी भी टाइप की एसिड ले लो, वो काफी अच्छी कंडक्टर होती है। आप कोई सा भी बेस ले लो, है ना, कोई भी सॉल्ट ले लो आप, उसके मॉल्टेन फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा तब नहीं होगा, मॉल्टेन फॉर्म में, पिघले हुए रूप में, ठीक है, या किसी पानी में मिला हुआ है, तब वो काफी अच्छा कंडक्टर बनता है ना? तो ये कुछ ऐसी लिक्विड्स हैं जो कि काफी अच्छे कंडक्टर के तौर पे काम आती हैं। गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं कि सर आप सॉलिड बता दिए, लिक्विड बता दिए, गैस भी बताना है। गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर कह लो या फिर इंसुलेटर कह लो इसको, इंसुलेटर। ठीक है, तो अब अगर बात आएगी इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का भी डेफिनेशन जान लेते हैं हम लोग। सो बच्चे, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? बिल्कुल ये उल्टा हो जाएगा, आप तो समझ ही रहे हो। इंसुलेटर्स, the substances which do not allow electricity to pass through it। वैसा सब्सटेंस जो अपने से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर नॉन एज इंसुलेटर्स। उनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की आप अगर बात कर लो, तो गैसेस तो हो गए सारे के सारे, सॉलिड्स में हो, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, रबर हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। लिक्विड में अगर आप आओगे तो हेयर ऑयल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर भी जो है, ये भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हेयर ऑयल के अलावा आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, जो भी ऑयल लेना है ले लो, सारे के सारे ऑयल जो है वो
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, गैसेस तो हैं, गैसेस के बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया कि गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैसेज जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ठीक है, और मैंने ये एसटीपी इसलिए लिख दिया ना कि अभी आप मेरे से पूछो कि सर टेस्ला कॉइल, आप मेरे को याद दिलाओ, इसीलिए हम पहले बता दिए कि बच्चे देखो, एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो गैसेस होते हैं वो एक्ट करते हैं एज इंसुलेटर्स। आप टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस लेके आओगे तो कोई भी चीज जो है उसका नेचुरल बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे केसेस की हमें बात अभी फिलहाल नहीं करनी। चलो, अब आपको बुक में एक्टिविटी तो दी गई है ना, इंसुलेटर डिफरेंट लिक्विड्स को चेक करने के लिए। ठीक है, कई सारे बच्चों ने, मैंने कहा था तो उन्होंने बना के भेजा भी है। तो यहाँ हम लोग एक बार जान लेते हैं बस इसको, कंडक्टिविटी टेस्टर क्या है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी टेस्टर जो है बच्चे वो एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा जो अपैरेटस हमने सारा डिस्कस किया ना, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, वायर हो गई, बैटरी हो गई, इन सब का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम लोग चेक कर पाते हैं दैट कोई भी जो गिवन लिक्विड है वो कंडक्टर है या नहीं है। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, आप आराम से इसको घर पे बना सकते हो। इनफैक्ट बच्चों ने बनाया ही था जब मैंने उनको होमवर्क दिया था। देखो, एक रेजिस्टेंस ले लो, इसको बैटरी से कनेक्ट कर लो। ठीक है, स्विच देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इसके दोनों एंड्स को ओपन छोड़ दो। ठीक है, इसके दोनों एंड को ओपन छोड़ दो। अभी देखो करना क्या है ना आपको, कि एक बीकर ले लेना है। ठीक है, एक बढ़िया सा बीकर ले लेना है आपको। ठीक है, एक बढ़िया सा बीकर ले लीजिए। इस बीकर में अलग अलग लिक्विड्स को पोर करिए, इस तरीके से कि वायर के दोनों एंड्स जो है वो उस लिक्विड में डिप्ड हो। ठीक है, लिक्विड को पोर कर लीजिए और तब देखिए कि क्या ये जो बल्ब आपने लगाया था ये ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बल्ब ग्लो करने लगा मतलब ये जो लिक्विड आपने लगाया वो कंडक्टर है। ठीक है, अगर ये नहीं ग्लो किया मतलब यहाँ जो लिक्विड है वो इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को इस तरीके से, तो मैं जरा मार्कर का कलर बदल लूं, वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से यहाँ नहीं ट्रेवल होने दे रहा है। अगर यहाँ से यहाँ ट्रेवल हो गई इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा, ये कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा ऑरेंज से हमने जो बनाया ना, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी टेस्टर, या फिर इसी को हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्टर इसलिए कि ये बताता है कि जो सर्किट है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, कंडक्टिविटी टेस्टर कुछ बुक्स में लिखा जाता है इसलिए क्योंकि ये लिक्विड्स की कंडक्टिविटी को चेक करके बता देता है। इसके कारण हमें ये समझ में आता है कि लिक्विड्स जो है वो, कौन से लिक्विड कंडक्टर हैं, कौन से लिक्विड्स जो है वो कंडक्टर नहीं है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लिक्विड से कंडक्ट होती है, तो हमें ये भी बात कर लेना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों, आखिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लिक्विड से होकर कंडक्ट क्यों हो रही है। ठीक है, तो कॉजेज जान लेना है हमें। ठीक है, कॉजेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स जान लेंगे हम लोग। ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिक्विड्स में कंडक्टिविटी
कैसे हो रही है या क्यों हो रही है। तो इस बात को समझो बच्चे। जब आप ले रहे हो, जैसे हमने बात किया कि कोई भी एसिड ले लो आप, ठीक है, वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कोई भी बेस ले लो आप, वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। डिसॉल्व फॉर्म में आप कोई भी सॉल्ट ले लो, वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो समझो, जब मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की, कुछ इसी टाइप का एसिड का मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ तब मैं बेस की, मतलब मैं या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ, या कुछ किसी ऐसे ही कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कुछ इसी टाइप के होंगे। तो देखो, इन सभी केसेस में होता क्या है, जैसे मान लो हम लोग HCl की अगर बात करें, तो होगा क्या यहाँ पे देखना बच्चों, या फिर अगले पेज में चलते हैं हम लोग। मान लो हम लोग HCl की बात करते हैं, अगर HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे HCl से, तो HCl में डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगी। तो ये जो H प्लस और Cl माइनस आयन बना, इनको हम लोग कहते हैं आयंस। ठीक है। अब ये आयंस जो है, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं कटायन। एक होता है निगेटिवली चार्ज, जिनको हम लोग कहते हैं अनायंस। ठीक है बच्चे। तो अभी देखो कि ये हुआ क्या, कि ये आयंस जो है वो फ्री हो गए, और ये आयंस जो आपने लिक्विड रखा है, ठीक है, कोई भी जो लिक्विड आपने रखा है, ठीक है, उसमें आपने कॉन्टिन्यूटी टेस्टर डाल रखा है, तो उनके दो रॉड्स होंगे ऐसे। हम लोग पूरा सेटअप नहीं बनाएंगे, मान लो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ठीक है, तो ये जो आपने लिक्विड डाला, अगर उसमें फ्री आयंस होंगे, तो ये जैसे ये जो Cl माइनस है, तो इधर का जितना Cl माइनस होगा वो सारा इधर भागेगा। ये जो H प्लस है, जितना H प्लस होगा वो सारा इधर भागेगा। तो ये क्या हो रहा है कि Cl माइनस इधर से इधर भाग रहा है, तो यहाँ पे उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी लेके जाएगा इधर। ठीक है, और इस तरीके से -2 प्लस लेके जाएगा। ठीक है, अब जिनको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि -2 प्लस कैसे लेके जा रहा है भाई, उनके लिए देखो हम बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लो एक पूरा सेटअप होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ये निगेटिव टर्म लिए पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऐसे जाना स्टार्ट करेगी, पॉजिटिव से इस तरीके से आएगी, यहाँ से ऐसे, तो फिर यहाँ से ऐसे ही जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी मूव करते हुए, तब जाके ऐसे आके इधर पहुंचेगी। है ना, तो इसलिए मैंने इधर वाला एरो बनाया था। ठीक है, यूज करके एक क्लीन सा एरो बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगी, तब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, फ्री आयंस अवेलेबल होंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होता ही है। ठीक है, हमने बात किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके साथ भी वही, आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे Na प्लस OH माइनस में ये टूट जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की हमने बात की, इसके साथ भी यही होता है, Mg2 प्लस OH माइनस, OH माइनस, इस तरीके से ये ब्रेक कर जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ भी हैं। NaCl की हमने बात की, ये भी जैसे ही पानी में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से आप पास कराने की कोशिश करोगे, ये भी ब्रेक कर जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देगा। ठीक है बच्चा, वाटर की अगर हम लोग बात करें, तो ये ब्रेक करता है H प्लस और O2 माइनस में, ये ब्रेक जरूर करता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो O2 माइनस है ना,
ये एक्चुअली O माइनस होता है, ठीक है, O माइनस होता है, ये दोनों कंबाइन करके O2 बनाते हैं, और ये गैसेस फॉर्म में आके इवेपोरेट कर जाता है, सिर्फ ये बचता है। तो H प्लस का देखो फ्लो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी एक और चीज हम आपको बता देंगे कि H2O लिखने का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं H2O लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ डिस्टिल्ड वाटर है ना, डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ H2O है। तो क्या हुआ कि अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं, मैं ऐसे दो इलेक्ट्रोड रख दूं और इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाऊं, ठीक है ना, इस तरीके से पूरा सेटअप तैयार करके, इस तरीके से अगर मैं करके डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करूँ, तो देखो ऐसा नहीं होगा कि H2O ब्रेक नहीं करेगा, H2O ब्रेक करेगा, एकदम करेगा ब्रेक, ठीक है, लेकिन इस तरीके से ब्रेक करेगा, O2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये भी निगेटिव होगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा कि H प्लस जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, वो सारे इधर वाले सारे हाइड्रोजन आयन जो है वो ऐसे जाएंगे, ठीक है, सारे निगेटिव के पास चले जाएंगे, ठीक है, रिटर्निंग में कुछ आएगा नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर में ही क्या हो जाता है कि कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में H2O जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता है। लेकिन जब हम टैप वाटर की बात करते हैं, ठीक है, तो टैप वाटर के साथ सीन ये है कि उसमें H2O प्लस सॉल्ट प्लस मिनरल्स एडेड है ना। तो ये सॉल्ट एंड मिनरल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। सलाइन वाटर की हम लोग जब बात करते हैं, तो H2O तो है ही, प्लस एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर सॉल्ट अगर NaCl हुआ तो इस तरीके से वो टूट के कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। तो इस बात को अच्छे से समझना है आपको कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर कंडक्ट हो क्यों रही है, ठीक है, या अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। बात समझ में आया? तो लिक्विड्स से जब भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे फ्री आयंस हैं। फ्री आयंस नहीं होंगे, लाइक आप जब ऑयल्स की बात करते हो, वेजिटेबल ऑयल की बात कर लो, आप किसी भी खाने की बात वाली ऑयल की बात कर लो, कोकोनट ऑयल हो गई, हेयर ऑयल की यूज बात कर लो, आप किसी भी टाइप के मॉइस्चराइजर का बात कर लो, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि इनके पास फ्री आयंस नहीं होते बच्चे, ठीक है। तो आज जो है, आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जो उसका डेफिनेशन है वो पढ़ा, ठीक है। सर्किट के बारे में हमने जाना, जो रिलेटेड सिंबल्स थे उनके बारे में हमने जाना, ठीक है। कंडक्टिविटी जो है लिक्विड्स में, कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स वो हमने जाना। ये हमने जाना कि कौन कौन से लिक्विड जो है वो कंडक्टर है, और रीजन जाना, रीजन मींस व्हाई लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या व्हाई सम लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सही होगा, व्हाई सम लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बातें हमने जान ली। इनके इसके आगे की क्लासेस जो है ना, उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानेंगे। एक्चुअली हम लोग लगभग वहीं पे, बस मैंने अभी तक नाम नहीं दिया उसका। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग अगले क्लासेस में जानेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जैसे ही जानेंगे, फिर इसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। उसके बाद केमिकल चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानेंगे। उसके बाद सारे स्टेप्स को धीरे धीरे बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए मुझे इतना ही रोकना चाहिए।